सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मैं प्रोफेसर हरीश आज बेरोजगारी का जो मुद्दा है भारत का, उस पर विस्तार से हम आज डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि बेरोजगारी मूलतः क्या है, ये समस्या, ये कैसे पैदा हुई है और इसके कौन कौन से संभावित कारण हैं जिसके कारण बेरोजगारी आज एक बहुत बड़ी विकराल समस्या, एक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समस्या के रूप में भारत के सामने आ गई है। और इसके लिए मोमेंट्स भी चल रहे हैं, चाहे वो रांची के श्री जयपाल मुंडा स्टेडियम में देवेंद्र महतो के द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन, चाहे वो जंतर मंतर में जो आंदोलन चला पीछे जुलाई में, और उस आंदोलन की बहुत बड़ी जीत हुई जो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से चला। अभिजीत दीपक के और सौरभ दास इसको लीड कर रहे थे। हालांकि उसके मूल में देखा जाए तो कॉकरोच जनता पार्टी कोई संवैधानिक रूप से गठित की गई कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। यह सिर्फ एक ऑनलाइन पेज था जिसको उन बेरोजगार लोगों ने करोड़ों की संख्या में लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया। लेकिन जो मूल समस्या थी वो बेरोजगारी की समस्या थी। तो देखो, समस्याएं तो बहुत है भारत में, बेरोजगारी है, बेकारी है, गरीबी है, कई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याएं हैं। लेकिन अगर उनको समझा जाए, क्योंकि किसी भी समस्या का जो पहला चरण होता है उसको पहले डायग्नोस करना होता है, उसके स्ट्रक्चर को समझना होता है, उसके टाइटल, उसके जो टेक्सचर है उसको पहचानना होता है। तो केवल नारेबाजी से आप समझें या आंदोलन करने से या विरोध करने से या किसी पार्टी को अच्छा बुरा कहने से इस समस्या का हल होने वाला दरअसल नहीं है। तो समस्या के लिए हमें उसको समझना पड़ेगा कि बेरोजगारी की समस्या के लिए क्या हमारा शिक्षा तंत्र नाकाम रहा है, क्या हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, आईआईएम, आईआईटी, यूजीसी, यूपीएससी, एसएससी का सिस्टम जिम्मेदार रहा है। अभी मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र में लगभग इस मुद्दे को बड़ा गंभीरता से उस पर विचार लोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और पेपर लीक को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया कि सिर्फ पेपर लीक ही बेरोजगारी का कारण है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि केवल पेपर लीक बेरोजगारी की समस्या के लिए जिम्मेदार है। पेपर लीक एक कारण हो सकता है, इसके अलावा भ्रष्टाचार का इतना जबरदस्त तंत्र है। करप्शन हैज़ बिकेम द प्रैक्टिस, द कल्चर ऑफ इंडिया। तो जब तक हम करप्शन को नहीं समझेंगे, भ्रष्टाचार को नहीं समझेंगे, शिक्षा तंत्र में जो एक अनियमितताएं हैं, जो महंगी शिक्षा है, जो कॉमर्शलाइजेशन है, और जिसकी अगर शुरुआत देखी जाए तो वो मूल रूप से जब 1990-91 में जो एलपीजी भारत में शुरू हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई, निजीकरण की शुरुआत हुई, क्योंकि शिक्षा तंत्र पूरे का पूरा निजी हाथों में चला गया है। जबकि शिक्षा जो है स्टेट का विषय है, सेंटर की भी इसमें पावर्स होती है। तो मूल रूप से अगर देखा जाए, एक तरफा शिक्षा स्टेट का विषय नहीं है, लेकिन स्टेट जो है, राज्य सरकारें बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभा देती है। किसी यूनिवर्सिटी को मान्यता देना, किसी कोर्स को मान्यता देना, कॉलेज की एफिलिएशन देना। तो इसके जो कारण है वो हमें बारीकी से समझने पड़ेंगे। विषय बहुत गंभीर है, ऐतिहासिक विषय है, इसीलिए मैंने इसको टच किया। और इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हमने
अलग अलग विषयों के कई जानकारों से, कई एक्सपर्ट से चर्चा करने के बाद एक संगठन का गठन भी किया है, जिसको हमने नाम दिया भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा। तो भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा बेरोजगारी के कारणों पर अध्ययन कर रहा है, बेरोजगारी के क्या क्या समाधान हो सकते हैं, बेरोजगारी के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, उन पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम जमीन भागीदारी पर भी काम कर रहे हैं। भारत में जो भूमिहीन है, हमारा ये मानना है कि उनको कम से कम 2 एकड़ ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड मिलनी चाहिए और कम से कम 10 मरले का रेजिडेंशियल उनको आवास भी ज़रूर मिलना चाहिए। ये किसी भी सरकार की संभावित जिम्मेदारी बनती है। तो इस विषय पर इसीलिए बार बार मैं इसको पब्लिक डोमेन में ला रहा हूँ। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक निष्कर्षों पर भी हम चर्चा करते हैं कि भारत में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, एजुकेशन का लेवल क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, आईआईएम क्या कर रहा है, आईआईटियंस क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोफेसर्स क्या कर रहे हैं, और रोज़गार को कैसे ख़त्म किया जा रहा है। एक जो बहुत बड़ा डंडा रोज़गार के ऊपर चला है वो आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियों से चला है। इसके कारण जो भारत के युवा है उनको एक तरह से बंधुआ मजदूर के रूप में जो है काम करना पड़ता है। तो इन पर हमारा बहुत बड़ा आक्षेप है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्सिंग भर्तियां हैं, आउटसोर्सिंग जो संविदा के आधार पर है या आउटसोर्सिंग के आधार पर, वो पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम हर मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं, हर उस कमीशन से बात कर रहे हैं जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, चाहे वो यूपीएससी है, यूजीसी है, एसएससी है, आईबीपीएस है या और जितने भी सेक्टर हैं, ताकि जो भारत का युवा है जो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा समय अध्ययन करने में लगाता है, रिसर्च करने में लगाता है, लोगों को समझने में लगाता है, सोसाइटी को समझता है, पॉलिटिकल सिस्टम को समझता है, कल्चर को समझता है, रिलीजन को समझता है, तो वो एक ऐसी पेडागोजी क्रिएट करता है जिससे उसका अपना एक स्वाभिमान तैयार होता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि क्या भारत सरकार या भारत के जो दायरे हैं वो उसको एक प्रॉपर रोज़गार और प्रॉपर उसके लिए ज़मीन की व्यवस्था कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि हमारा मूल जो भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चे का जो मेन, हम 3 विषयों पर काम कर रहे हैं। बेरोजगारी पर तो हम काम कर ही रहे हैं कि लोगों को रोज़गार मिले, उनको एक पूरा मान सम्मान की ज़िंदगी मिले। इसके अलावा हम ज़मीन भागीदारी पर और शिक्षा के अधिकार पर, कि शिक्षा सस्ती हो, शिक्षा में यूनिफॉर्मिटी हो, गैप्स जो है अर्बन रूरल हो, चाहे डिजिटल गैप हो, चाहे मेल फीमेल का गैप हो, ये गैप कम हो। क्योंकि ये गैप कम होंगे तो एक यूनिफॉर्मिटी आएगी और लेवल आएगा नॉलेज का। क्योंकि नॉलेज को बनने के लिए जो मेन डाटा एनालिसिस करना होता है, तो इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करना होता, नॉलेज बाद में बनती है। तो इस प्रकार मैं आप सबको उस विषय पर बता रहा हूँ कि जो जो एक हमारे देश में जो मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अब जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तीज है या जो एक कहा जाए कि जो आउटसोर्सिंग व्यवस्था है, ये बहुत खतरनाक व्यवस्था है, बहुत ही डेंजरियस, जिसने पूरे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ताने बाने को ख़त्म करने का काम किया है। तो हमारी ये भारत सरकार से भी यही मांग है और जितनी राज्य सरकारें उन सब से यही मांग है कि आउटसोर्सिंग को बंद किया जाए। और जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो बीच में जो मेडियोकर होते हैं, जो दलाल, जो एजेंट होते हैं, जो अपनी एजेंसी चलाते हैं, सरकार से वो ज़्यादा पैसा लेते हैं और कर्मचारी को कम देते हैं। सपोज करो सरकार से 30,000 आ रहा, लेकिन कर्मचारी को वो 20 ही दे रहे हैं। तो इस व्यवस्था को हमें समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। क्योंकि बेरोजगारी समस्या ऐसा नहीं है कि
सरकार ने पैदा की है। लेकिन सरकार के अंदर जो स्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट का, क्योंकि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत में युवा लोग बहुत हैं जो बेरोजगार हैं, और यही कारण है कि भारत में चाहे वो जंतर मंतर का आंदोलन हो, चाहे वो पटना का आंदोलन हो, चाहे वो यूँ कहा जाए कि रांची में जो देवेंद्र महतो के द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन हो, तो ये आंदोलन क्यों शुरू हो रही है, लोगों को सरकार के खिलाफ क्यों आना पड़ता, क्योंकि सरकार कहीं न कहीं नाकामी हुई है सरकार की। और यही कारण है कि जो जंतर मंतर का आंदोलन चला था, उस जंतर का इतना प्रभाव हुआ कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना पड़ा, बड़ा बेआबरू और बड़ा एक तरह से उसको बड़ा दुख के साथ रिजाइन देना पड़ा। हालांकि इतना आसानी से रिजाइन देने का उनका कोई विचार नहीं था। तो इन सब विषयों को हमें सोचना पड़ेगा, हमें पहचानना पड़ेगा कि बेरोजगारी की समस्या क्या है मूल रूप से, ज़मीन भागीदारी क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि ज़मीन भागीदारी में मेन मुद्दा ये आता है कि जो हमारा सीलिंग एक्ट है उसका प्रॉपर क्रियान्वयन नहीं हो रहा, वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। क्योंकि ज़मीन से हमें सम्मान मिलता है, मान सम्मान मिलता है, और शिक्षा और रोजगार से हमारा भविष्य बनता है। इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। ज़मीन है तो आपका सम्मान है, मान सम्मान है, आपका स्वाभिमान है। बगैर ज़मीन अगर आप लैंडलेस सोसाइटी है तो आपके ऊपर एट्रोसिटीज़ होनी निश्चित है। अगर आपके लैंड अपनी नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर एट्रोसिटीज़ होगी, आपका शोषण होगा, लैंगिक असमानता बढ़ेगी और आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे कि आप बिल्कुल सबाल्टर्न की श्रेणी में आ जाएंगे। आप सिर्फ पेट से सोचेंगे, आपके पास सोचने का, थिंकिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा। आप दिमाग से नहीं सोचेंगे, आप पेट से सोचेंगे। और शायद इसीलिए एक बहुत बड़ी थ्योरी हिस्ट्री में एस्टेब्लिश हुई जिसको सबाल्टर्न उपाश्रय थ्योरी कहा गया। तो हमें ऐतिहासिक रूप से पहचानना पड़ेगा कि बेरोजगारी के कारण क्या है, हिस्टोरिकली क्या है, एंशियंट में क्या था, मेडिवल में क्या था, आधुनिक भारत में क्या है, और आज जो समकालीन भारत है, आज कौन कौन से ऐसे एजेंडे सरकार चला रही है, या कौन कौन से ऐसे एजेंडे सरकार के जो तंत्र है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो लेजिस्लेचर है, चाहे वो मीडिया है, वो कौन से ऐसे कारण है, कौन से ऐसे वो रीजन्स है जिसके कारण बेरोजगारी की जो समस्या है विकराल रूप से बढ़ रही है। कोई भी स्टेट इससे अछूता नहीं है। भारत के लगभग सभी पब्लिक सर्विस कमीशन, यूजीसी, यूपीएससी, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियाँ हो रही है, कॉलेजेस में कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियाँ हो रही है, स्कूलों में कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियाँ हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियाँ हो रही है। तो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसको हमें पहचानना पड़ेगा, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि जो मेन एजेंडा है बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज क्यों हो रही है बार बार, इस चीज़ को हमें पहचानना पड़ेगा। उसके समाधान तभी निकलेंगे जब हम सब मिल बैठकर प्रॉपर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि डायलॉग से, डिस्कोर्स से, नैरेटिव से बहुत सी चीज़ें हल होती है। ओनली स्लोगन एंड स्पीचेस cannot solve any problem. We should take very strong step. We should take very strong step for the control of unemployment. ज़मीन भागीदारी आंदोलन पर भी हम बार बार बात करते हैं कि जो 18 एकड़ जो लैंड का जो एक कट बनाया गया है उसको पूरा भारत सरकार करे, पार्लियामेंट में कोई ऐसा एक्ट पारित करे, एक स्पेशल एक्ट बनाए कि 18 एकड़ से ज़्यादा जिसके पास भी ज़मीन है, क्योंकि भारत में ऐसे घराने हैं जिनके पास 50 एकड़, 100 एकड़, 150 एकड़, 200 एकड़, बिल्कुल अनलिमिटेड उनके पास लैंड है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ ज़मीन भी नहीं है, 1 एकड़ ज़मीन भी नहीं है, 1 बीघा एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं है। ये बड़ा दुख का विषय है। अगर ये विषय बहुत जल्दी सरकार का इसकी तरफ ध्यान नहीं गया तो दोबारा से जैसे आंदोलन चला पेपर लीक के ऊपर,
तो एक आंदोलन ज़मीन भागीदारी पर भी चल सकता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत ये विचार है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ का पक्षधर हूँ कि ज़मीन की भागीदारी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन है तो सम्मान है, शिक्षा है, रोजगार है तो भविष्य है। इस चीज़ को लेकर हमने जो संगठन का निर्माण किया है, जिसमें मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, सभी को इनवाइट करता हूँ कि आप प्लीज़ आइए और अपनी जो सलाह है, अपने जो विचार है, अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, उनको हमारे को देने का काम करिए, ताकि हम आगे बढ़कर भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चे को आगे बढ़ाएं भारत के हर राज्य तक। और मैं कम से कम उन लोगों को तो इनवाइट करूंगा ही जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करी है। इसके साथ साथ मैं युवाओं को भी मैं कहना चाहूँगा कि युवा में केवल जैन जी नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि जैन जी के नाम पर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा सोसाइटी में तैयार हो रहा है। कोई इनको कॉकरोच कहता है, कोई इनको खरगोश कहता है, ऐसी ऐसी चीज़ें। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भारत का भविष्य है। यूथ्स आर द ओपिनियन मेकर, यूथ्स आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्थाएं बड़ा धीरे धीरे बदलती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो सिस्टम है वो बड़ा आसानी से नहीं बदलता। सिस्टम को समझना होता है। और बेरोजगारी की जो संरचना क्या है, समस्या की जो मेन जड़ क्या है, जड़ों पर हमें काम करना पड़ेगा। सरकार को भी बड़ा गंभीरता से इस पर विचार करना पड़ेगा। ये बड़े दुख की बात है कि सरकार ने आज तक बेरोजगारी की जो समस्या है, ज़मीन भागीदारी का जो आंदोलन है या ज़मीन भागीदारी के जो अधिकार है, उन पर प्रॉपर काम नहीं किया। शिक्षा व्यवस्था को पूरा निजीकरण के हाथों में बेच दिया। शिक्षा का वाणिज्यीकरण हो गया, कॉमर्शलाइजेशन एजुकेशन का हो चुका है। कॉलेजेस प्राइवेट बहुत खुल चुके हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत खुल चुकी है, कोचिंग सेंटर्स की भरमार है। स्टूडेंट्स, यूथ खुद बड़ा कंफ्यूज है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। सरकारी नौकरियों के कोचिंग संस्थानों में सपने बेचे जाते हैं कि हम आपको आईएएस बना देंगे, हम आपको आईपीएस बना देंगे, हम आपको आईएफएस आईआरएस बना देंगे, जबकि मूल फंडेज उनके भी क्लियर नहीं है जो कोचिंग्स में पढ़ाते हैं। तो बड़ा गंभीरता से इस विषय पर बात करनी पड़ेगी, इस विषय को समझना पड़ेगा, इस विषय को पहचानना पड़ेगा। तभी मुझे लगता है कि ये जो बेरोजगारी का एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, और जो दूसरा मुद्दा मैंने कहा ज़मीन भागीदारी का, इन पर बड़ा विस्तार से हमें विचार मंथन करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम विचार मंथन करते हैं तो तभी समस्याओं के हल होते हैं। समस्याएं बहुत है भारत में, आर्थिक समस्या है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, शैक्षणिक है। हर वर्ग ही परेशान है। किसान भी परेशान है, दलित परेशान है, युवा परेशान है, मिलिट्री परेशान है, डॉक्टर परेशान है, लॉयर परेशान है, प्रोफेसर्स परेशान है। तो समस्याएं तो हर फील्ड में है, लेकिन क्या हम समस्या को सही से पहचान पा रहे हैं? क्योंकि जब भी हम कोई भी, सपोज करो हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती, तो सबसे पहले हम डायग्नोस करते हैं। तो ऐसे ही सामाजिक समस्याएं भी होती है कि जब भी किसी समस्या को डायग्नोस करने की बात आती है तो उस टाइम हम दूसरी चीज़ों पर चले जाते हैं कि पेपर लीक बंद हो जाए, भ्रष्टाचार बंद हो जाए, शिक्षा सस्ती हो। ये सब हो सकते कारण, लेकिन सबसे पहले हमें जो बेरोजगारी की समस्या है उसके स्ट्रक्चर को, उसकी संरचना को, उसके रूट्स को समझना पड़ेगा कि बेरोजगारी की मूल जड़, जैसे मैंने आज बताया कि आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियां, ये बहुत बड़ी बीमारी है जो समाज को लगातार खा रही है। जो भी लोग कॉन्ट्रैक्चुअल्स भर्ती करते हैं, अस्थाई जो वर्कर है, क्योंकि उनको डेली बेस के रूप में, नीड बेस्ड के रूप में ही रखा जाता है, और बीच में एक एजेंसी होती है जिसमें 2-3 लोग होते हैं, वो उनको पे रिलीज़ करते हैं। और मेन जो सेक्टर होता है, सपोज करो बैंकिंग सेक्टर में, एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको आरसेटी का दे रहा हूँ, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो आरसेटी जितनी भी भर्तियाँ करवाती है, वो
थर्ड पार्टी से करवाती है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से। हर आरसीटी में 6-7 का स्टाफ होता है। अब उनका क्या हाल है। पटवारियों की भर्ती देख लो आप, सेक्रेटरीज़ की भर्ती देख लो, हर सरकार ने। और इसकी व्यवस्था मेरी ख्याल गुजरात सरकार से शुरू हुई थी। तो उनको एक बड़ी मतलब बंधुआ मजदूर वाली, गुलामी वाली ज़िंदगी जीनी पड़ती है। कई कई महीने की उनकी पे नहीं आती, कई कई महीने उनको वेट करना पड़ता है, और उनका पारिवारिक जीवन बहुत मतलब एक तरह से बदतर ढंग से व्यतीत होता है। घरों में उनके लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि देखो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पैसे से सोसाइटी चलती है, पैसे से इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। तो मनी तो हमेशा प्रभावशाली रहता है। पैसा एक बहुत प्रभावशाली तंत्र है, और इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, पूरा विश्वास के साथ मैं आपको ये बात कहने जा रहा हूं कि जो भूमिहीन बेरोजगार मोर्चा है वो शिक्षा पर काम कर रहा है। शिक्षा सस्ती हो, सबके लिए उपलब्ध हो। वो बेरोजगारी पर काम कर रहा है, सबको रोजगार मिले। वो ज़मीन भागीदारी पर काम कर रहा है। तो इस प्रकार ये जो व्यवस्थाएं हैं, इनको हमें इनके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। इन व्यवस्थाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मूल्यों को समझना पड़ेगा, और कौन कौन से मूल्य जो है समाज को कमज़ोर कर रहे हैं उनको पहचानना पड़ेगा। तभी बेरोजगारी की समस्या का भी हल हो सकता है। ज़मीन का जो सीलिंग एक्ट है, 18 एकड़ से ज़्यादा किसी के पास ज़मीन ना हो। जिसके पास ज़्यादा है वो वंचित वर्गों में, दबे कुचले जो वर्ग है, डिप्रेस्ड है, जो ओप्रेस्ड है, जो सप्रेस्ड है, उनमें बांट दी जाए। और जो रोज़गार है सभी को हासिल हो, सभी को रेजिडेंशियल कम से कम 10 मरले का मकान उसको मिले, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सब ने सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि जो हमारा आंदोलन है भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा, उसका मानना है कि हम भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सिस्टम को ध्यान से समझें, स्टडी करें, फिर हर समस्या का हल हो सकता है। चाहे वो बेरोजगारी की समस्या है, या शिक्षा की समस्या है, या यूं कहा जाए कि भूमिहीनता की समस्या है। तो इन विषयों पर हम लगातार काम करेंगे। आप सबको मैं इनवाइट करता हूं कि आप ज़रूर इस चैनल पर आएँ, अपने सुझाव दें, अपने कमेंट्स दें, अपने राज्य, अपना ज़िला और अपना नाम ज़रूर आप डालें, ताकि व्यवस्थित तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकें, इस चीज़ को पहचान सकें। क्योंकि देखो चीज़ें जब शुरू होती है तो धीरे धीरे उसका एक यूँ कहा जाए कि व्यवस्थाएं भी बदलती है। तो आज मैं केवल आपसे यही नहीं कह रहा कि आप हमारा जो आंदोलन है उसमें आप बड़ा मजबूती के साथ आप आइए। आप पहले पहचानिए कि व्यवस्था क्या है, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे वो चीज़ें, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो ज़मीन भागीदारी है, चाहे वो यूँ कहा जाए कि एक तरह से शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं, वो समस्याएं क्यों पैदा हुई, इन चीज़ों पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है, मेरा ये समझना है कि आप ज़रूर उस समस्या की तह तक जाएंगे, उस समस्या की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं कि वो समस्या शुरू क्यों हुई, वहाँ तक जाएंगे। भारत देखो, अगर देखा जाए तो 1947 में आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। हम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर रहे, काफ़ी लंबे समय तक रहे। अगर हम मोटा मोटा देखें तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। तो बैटल ऑफ प्लासी में भी अगर देखा जाए सिराजुद्दौला हार गया, क्योंकि सिराजुद्दौला मूल रूप से अंग्रेज़ों के मंसूबों को नहीं समझ पाया कि रॉबर्ट क्लाइव चाहता क्या है। शायद इसीलिए बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई हार गए। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई, वो भी हार गए।
तो इस प्रकार कॉलोनियल रूल आज भी कुल मिलाकर देखा जाए तो कॉलोनियल माइंडसेट, कॉलोनियल रूल ही भारत पर राज कर रहा है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, इस चीज़ को हमें पहचानना पड़ेगा। अगर इस व्यवस्था को हम पहचानने में नाकामयाब रहते हैं तो बेरोजगारी की समस्या भी एज इट इज़ बनी रहेगी, भूमिहीनता की समस्या भी एज इट इज़ बनी रहेगी, और शिक्षा के तंत्र पर क्योंकि जो पेपर लीक है या शिक्षा में अनियमितताएं हैं, ये हमारे लोगों का भविष्य खा जाती है। जैसे वोटों को लूटकर सरकार बनाई जाती है, चाहे वो ईवीएम का माध्यम हो या कोई भी हो, लगभग इसी तरह मेरा ये मानना है एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा भी लगभग यही मानना है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उस समस्या के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं कह सकते। उस समस्या के लिए हम किसी को एक तरह से पूर्ण रूप से हम ये नहीं कह सकते कि उस समस्या के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, या कोई भी किसी भी राज्य की सरकारें जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है। हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा, इस चीज़ को पहचानना पड़ेगा कि उसके लिए पूरे का पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, जुडिशरी जिम्मेदार है। जब कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जजों की नियुक्तियां होती है, लेटरल एंट्री जिम्मेदार है, जब उनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति आईएएस आईपीएस बन जाता है। तो इस चीज़ को हमें पहचानना पड़ेगा कि जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो बड़ी विकराल समस्या है, बड़ी ऐतिहासिक गंभीर समस्या है। उस समस्या के स्ट्रक्चर को समझना, मुझे लगता सबसे पहले हमें इसको पहचानना पड़ेगा। और अगर हम इसको पहचानने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि समस्या का हल हो जाता है। क्योंकि समस्या का हल केवल और केवल अगर देखा जाए सिर्फ इससे नहीं होता कि आप उसके लिए नारे लगाओ, उसके लिए आप कोई मूवमेंट चलाओ। समस्या का हल विचार विमर्श से भी होता है। इसीलिए भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा जो है वो समाज के उन लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल की है। हालांकि हम सभी को इसमें आम लोगों को शामिल कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये मुद्दा मेन दिमाग का है, मुद्दा जो मेन है वो समस्या के समाधान का है। और समस्या का समाधान कब होता है? जब हम उस मुद्दे की तह तक जाएं, उस मुद्दे के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सिस्टम को हम समझें, तभी वो चीज़ें व्यवस्थित बनती है, तभी वो चीज़ें हमें आगे तक बढ़ाने का काम करती है। तो मैं इस मंच पर जो हमने एक मंच तैयार किया है भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चे के रूप में, शुरू में हम एनसीआर को कवर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि दिल्ली एनसीआर में काफ़ी एक संभावनाएं हैं। और फ़िलहाल हम 3 मुद्दों पर काम कर रहे हैं। मुद्दे और है, लेकिन कई संस्थाएं ऐसी है जो जिनके अपने अपने मुद्दे हैं, सब अपने अपने मुद्दों पर काम कर रहे हैं। लेकिन हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, हिस्टोरिकली इस मुद्दे पर हम काम कर रहे हैं कि हम रोज़गार लोगों को दिलाएं, सबको रोज़गार हो, सबको शिक्षा मिले और सबको ही ज़मीन मिले, निश्चित रूप से मिले। इसमें हमें कोई दो राय नहीं लग रही कि हम अपने इस कारवां को लेकर बढ़े हैं और हम निश्चित रूप से इसमें कामयाब भी होंगे। क्योंकि कामयाबी तभी मिलती है जब हम उस समस्या को समझते हैं। तो निश्चित रूप से इस समस्या को समझने का हमारा नज़रिया बहुत ही काबिल तारीफ़ है। लोगों ने लाइक भी किया है, लोग उसमें आगे भी आ रहे बढ़ चढ़ के। आप सभी को मैं इनवाइट करता हूं कि आप सब ज़रूर इस मोमेंट में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें, ताकि हम एक ऐसी व्यवस्था पैदा कर सकें, सरकार को एक ऐसा हम आइडियाज़ दे सकें। किसी के साथ हमारा कोई विरोध नहीं है, किसी के साथ हमारा कोई
संभावित विरोध नहीं है, ना हम किसी का विरोध करते हैं। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ यूँ कहा जाए कि सिस्टम को, बेरोज़गारी की जो समस्या है उसको समझने का हम काम कर रहे हैं, उसको पहचानने का हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से इसमें सक्सेस होंगे, और सक्सेस होंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र के जो 4 पिलर हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो मीडिया है, उन चारों को ही हम जागरूक कर रहे हैं, उन चारों को ही हम कहना चाह रहे हैं कि क्या आप अपनी भूमिकाएं, क्या आप अपने रोल, क्या आप अपना कंट्रीब्यूशन प्रॉपर दे पा रहे हो कि नहीं, या केवल और केवल यूँ कहा जाए कि आप टाइम पास कर रहे हो। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप ज़रूर इस मूवमेंट से जुड़ें। बहुत बड़ी मूवमेंट के रूप में हम आगे आ रहे हैं और लोगों का सहयोग मिल रहा। लगभग हर राज्य के बुद्धिजीवी हमसे विचार विमर्श कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बातचीत चल रही है। और पत्रकार साथी भी निश्चित रूप से अपना अपना कंट्रीब्यूशन हमें दे रहे हैं। तो मैं आप सभी से फिर गुजारिश करूंगा कि आप मूल रूप से जो सिस्टम है जिसके कारण बेरोज़गारी बढ़ी, उस पर हम सोचें कि उसका टेक्सचर क्या है, उस समस्या की जड़ क्या है। जैसे कोई डॉक्टर एनालिसिस करता है, डायग्नोस करता है कि समस्या के लिए कौन कौन से संभावित कारण है, ब्लड टेस्ट करता है, सीटी स्कैन करता है, या और समस्याएं जो भी वो चेक करता है, उसके बाद वो बीमारी की तह तक। तो बेरोज़गारी एक सामाजिक समस्या है, बेरोज़गारी एक आर्थिक समस्या है, बेरोज़गारी एक यूँ कहा जाए कि राजनीतिक समस्या है, बेरोज़गारी एक सांस्कृतिक समस्या है। उन सभी को हमें समझना पड़ेगा, उन सभी को हमें पहचानना पड़ेगा, तब हम इस समस्या के रूट्स तक जाएंगे, समस्या को समझेंगे। तो निश्चित रूप से ये जो चीज़ें हैं ये हमारे सामने आएंगी और हम एक प्रॉपर व्यवस्था तैयार करेंगे, चीज़ों को समझने की व्यवस्था बनाएंगे, बेरोज़गारी को ही मद्देनज़र रखते हुए मूल रूप से। और बेरोज़गारी ऐसा नहीं है कि अभी सामने आई है, हमें बहुत पहले से, मैं पूरे लाइफ इस समस्या से जूझता रहा और अभी भी जूझ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं जूझ रहे, कभी कॉन्ट्रैक्चुअल समस्या में, कभी आउटसोर्सिंग में, कभी पेपर लीक में, कभी जो परीक्षाओं में अनियमितताएं होती उन सब के वाक़ियों में। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस समस्या का हम ज़रूर हल निकालेंगे और गरीब और अमीर के बीच की खाई ज़रूर कम होगी, लेकिन कम तब होगी जब हम उस समस्या को समझेंगे, उस समस्या को पहचानेंगे। तो इसीलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो बेरोज़गारी की समस्या है, जो भूमिहीनता की समस्या है, जो लैंड सीलिंग एक्ट है, उसका प्रॉपर क्रियान्वयन हो, रोज़गार के ऊपर प्रॉपर बातें हों, शिक्षा का कॉमर्शलाइजेशन घटे, निजीकरण बंद हो, क्योंकि निजीकरण पब्लिक वेलफेयर में विश्वास नहीं करता है। निजीकरण जो है उसका तो एजेंडा ही मूल रूप से पूंजीवादी एजेंडा होता है, कैपिटलिज्म को वो प्रमोट करता है। तो मुझे लगता है कि मुझे इन सब मुद्दों पर इसीलिए आपसे बात करनी पड़ी, और शायद इसीलिए हमने ये एक हमारा जो संगठन है इसका हमने गठन किया, और इसीलिए आप सबसे मैं चर्चा करता रहता हूँ बार बार। तो आप सबसे मैं एक गुजारिश करता हूँ, एक मेरी पुरजोर अपील है कि आप भूमिहीन बेरोज़गार जो संघर्ष मोर्चा है इसको तन मन धन से सहयोग करें। आप आगे आएँ, आपका विचार विमर्श दें, आपकी बातें हमारे तक पहुंचाएं, ताकि हम एक बुलंद आवाज़ भारत सरकार तक पहुंचा पाएँ अपने मेमोरेंडम के माध्यम से, अपने विचार विमर्शों के माध्यम से। किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम के साथ हमारा कोई विरोध नहीं है, हम तो सिस्टम को समझने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इस भारत के मूल नागरिक हैं, भारत के बाइज्जत नागरिक हैं।
तो अगर शिक्षा और रोज़गार मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। हम भारत के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, हम भारत की बुनियाद को लेकर चिंतित हैं, और अगर हमारे पास ज़मीन होगी तो निश्चित रूप से हमारा आत्मसम्मान बढ़ेगा और हम आगे जाएंगे। तो आज आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को मेरा जय हिंद। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा आप सबका एक अपना मंच है, आपका अपना संगठन है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। भारत के हर राज्य तक, भारत के हर ज़िले तक, भारत के हर गांव, गली, मोहल्ले तक आवाज़ आनी चाहिए। हर गली में ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि जो भूमिहीनों की आवाज़ है, जो बेरोज़गारों की आवाज़ है, वो अगर कोई सबसे ज़्यादा तार्किक तरीके से उठा रहा है तो वो भूमिहीन बेरोज़गार संघर्ष मोर्चा है। तो मैं प्रोफेसर हरीश सरोहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।